हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी लॉ का लेक्चर में सेक्शन 35 की मैं आज बात करूंगी कि सेक्शन 35 में जिसमें निर्वाचन का सिद्धांत का प्रावधान किया गया है, निर्वाचन या चयन के सिद्धांत को बताया गया है, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आगे आने वाला जो भी वीडियो मैं लाऊंगी वो आप तक आसानी से अपडेट हो सके, नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। निर्वाचन का सिद्धांत है क्या। पहले मैं प्रॉपर्टी लॉ का जो भी पिछला टॉपिक था, अगर आपने नहीं देखा तो देख जरूर लीजिएगा। सेक्शन 7 क्या बताता है प्रॉपर्टी लॉ का कि संपत्ति जिसके पास होती है उसे ही अधिकार होता है संपत्ति को अंतरण करने का। लेकिन सेक्शन 35 उसके विपरीत है, मतलब संपत्ति उसका नहीं है, उसको अधिकार नहीं है, फिर भी सेक्शन 35 के अंतर्गत वो संपत्ति को किसी अन्य को ट्रांसफर कर सकता है। निर्वाचन का सिद्धांत है क्या। यदि किसी व्यक्ति के समक्ष दो विकल्प उपस्थित हो तथा उसे दोनों में से एक को चुनने का अधिकार हो, अथवा कोई ऐसी दो परिस्थितियां हो जिनमें से एक का चयन करना हो तथा दूसरे को छोड़ना हो और दोनों विकल्पों का प्रयोग एक साथ संभव न हो, तो ऐसी परिस्थितियों में उसे निर्वाचन या चयन की आवश्यकता पड़ती है। मतलब किसी व्यक्ति के पास अगर दो विकल्प दिया गया है और दोनों विकल्पों में से किसी एक को चयन करना हो, या कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती है कि दोनों विकल्पों का प्रयोग एक साथ संभव नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसे निर्वाचन की आवश्यकता होती है, मतलब चुनाव करने की आवश्यकता पड़ जाती है। सेक्शन 35 कहता है जहां कोई व्यक्ति किसी ऐसी संपत्ति अंतरित करने की प्रत्यंजना करता है, मतलब कथन करता है, जिसे अंतरित करने का उसे अधिकार नहीं है। सेक्शन 35 कहता है कि जिसकी संपत्ति नहीं है उसको अधिकार है, वह ऐसा कथन करता है कि वह संपत्ति को अंतरित कर देगा, लेकिन संपत्ति उसको नहीं है और उसके अंतरित करने का उसे अधिकार भी नहीं है, और संपत्ति के स्वामी को अंतरण के बदले कुछ लाभ प्रदान करता है। तो वहाँ ऐसे स्वामी को चुनाव का अधिकार है कि वह या तो ऐसे अंतरण को स्वीकार करे या लाभ को अस्वीकार करे। चयन का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रलेख द्वारा दिए गए लाभ को स्वीकार कर लेता है, तब उसे प्रलेख द्वारा निर्मित उत्तरदायित्व को भी स्वीकार करना चाहिए। वह ऐसा नहीं कर सकता कि लाभ तो स्वीकार कर ले तथा उत्तरदायित्व स्वीकार न करे। मतलब किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, लेकिन वो कहता है कि तुम अपनी संपत्ति, जैसे ए जो है अंतरक है, बी स्वामी है, ठीक है, सी अंतरीति है, ए का संपत्ति नहीं है, बी का संपत्ति है, फिर भी ए जो सी से कहता है कि मैं बी का प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रांसफर करूंगा, तो जो एग्रीमेंट बनता है उसमें ए जो है वो सी से कहता है कि लेकिन तुम्हें कुछ प्रतिफल बी को देना होगा उस संपत्ति का। तो अगर बी उस प्रतिफल को लेना स्वीकार करता है तो वो अपनी संपत्ति सी को दे देगा, अंतरित कर देगा। लेकिन अगर बी जो है बोलेगा नहीं, मैं अपनी संपत्ति किसी को नहीं दूंगा, तो तो संपत्ति अंतरण नहीं होगा। तो यहाँ बी के पास दो विकल्प थे, या तो वो प्रतिफल को ले संपत्ति के बदले में, या तो संपत्ति को अंतरित करे। उदाहरण से समझते हैं, सुल्तानपुर का जो खेत है वो ग की संपत्ति है और उसका मूल्य 800 रुपये है। क उसे दान की लिखी द्वारा ख को अंतरित करने की प्रत्यंजना करता है तथा उसी संलेख द्वारा ग को 1000 रुपये का फायदा प्रदान करता है। अब ग के पास अब दो विकल्प है, या तो वह 1000 रुपये का फायदा चुने या अपनी संपत्ति को अंतरण करने से मना कर दे। इसके आवश्यक तत्व क्या क्या हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी संपत्ति अंतरण करने की प्रत्यंजना करना जिसका उसको पास अधिकार ही नहीं है, उसे अंतरित करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। दूसरा है कि संपत्ति का वास्तविक अंतरण आवश्यक है, संपत्ति का जो वास्तविक अंतरण है वो आवश्यक होना चाहिए। तीसरा है संपत्ति के स्वामी को कोई फायदा या लाभ अवश्य हो।
चौथा, इस प्रकार का फायदा उसी संलेख के अधीन तथा उसी संव्यवहार के अधीन होनी चाहिए। पांचवा है, संपत्ति के स्वामी को अंतरण द्वारा लाभ सीधे ही मिलना चाहिए। इसमें एक केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिखना मत भूलिएगा। मोहम्मद अफजल बनाम गुलाम कासिम का बाद जो है वो एक संव्यवहार का उदाहरण है। इस केस में टोंक के नवाब की मृत्यु हो गई थी। सरकार ने प्रबंध के सिलसिले में नवाब का पद जो है वो नवाब के बड़े लड़के को दिया, साथ ही कुछ नगद रुपया नवाब के द्वितीय पुत्र को भी दिया। इसमें क्या होता है, इस केस में मोहम्मद अफजल बनाम गुलाम कासिम के केस में टोंक का जो राजा था उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो सरकार क्या, पहले तो वही था कि अगर बाप मरा है तो बाद में उसका बेटा राजा बनेगा। तो सरकार ने क्या किया, सिलसिले में इस प्रबंध के सिलसिले में नवाब का पद अब किसे मिले, तो नवाब के बड़े लड़के को पद दिया, और साथ ही नवाब के बड़े लड़के को नवाब की जो मृत्यु हुई राजा की उसका पद बड़ा लड़का को मिला, और दूसरा बेटा को सरकार ने क्या किया, कुछ नगद रुपये नवाब के द्वितीय पुत्र को दे दिया। ठीक है, अब नवाब ने अपने द्वितीय पुत्र को गद्दी के एवज में कुछ गांव पहले से ही दे दिए थे। पहला बेटा को सरकार ने पद दिया, नवाब के मरने के बाद दूसरे पुत्र को कुछ रुपया दिया, लेकिन नवाब जो है वो मरने से पहले गद्दी के एवज में द्वितीय पुत्र को कुछ गांव पहले से ही दे दिए थे। प्रश्न यह था कि क्या नवाब का द्वितीय पुत्र निर्वाचन के लिए विवश था। प्रिवी काउंसिल ने निर्णय दिया कि द्वितीय पुत्र को प्राप्त दोनों अनुदान स्वतंत्र विलेखों में निहित थे, अतएव निर्वाचन का सिद्धांत लागू नहीं था। लाभ व हानि दोनों एक ही संव्यवहार व एक ही विलेख में नहीं थे। ठीक है, क्योंकि नगद भी अलग से दिया गया था और नवाब जो है वो मरने से पहले अपने बेटे को पहले से ही गद्दी के एवज में कुछ गांव दे दिया था। तो यहाँ पे द्वितीय पुत्र को निर्वाचन के लिए विवश नहीं था, क्योंकि एक ही संव्यवहार में तो दोनों को नहीं रखा गया था, क्योंकि अलग अलग संव्यवहार किया गया था। तो इसलिए यहाँ पे निर्वाचन का या चुनाव का जो सिद्धांत है वो लागू नहीं होगा। निर्वाचन के ढंग क्या है, स्पष्ट निर्वाचन होता है, दूसरा विपक्षित निर्वाचन। हितग्राही को पूर्ण अधिकार होता है कि वह चाहे अंतरण की व्यवस्था को माने या न माने। अगर वह अंतरणकर्ता की योजना से सहमत है तो उसे चाहिए कि वह मौखिक या लिखित रूप से अंतरणकर्ता को यह सूचित कर दे कि वह हित को लेने के लिए तैयार है और अपनी संपत्ति अन्य निर्दिष्ट व्यक्ति को देने के लिए तैयार है। ठीक है, स्पष्ट निर्वाचन में क्या होता है, हितग्राही जो है, जिसका हित है, जो ग्रहण करने को पूर्ण अधिकार होता है कि वह चाहे अंतरण की व्यवस्था को माने या ना माने। अगर वह अंतरणकर्ता जो है कि योजना से सहमत है तो उसे चाहिए कि वह मौखिक या लिखित रूप से अंतरणकर्ता को यह सूचित कर दे कि वह हित को लेने के लिए तैयार है और अपनी संपत्ति अन्य निर्दिष्ट व्यक्ति को देने के लिए भी तैयार है। यदि वह अंतरण में कुछ नहीं लेना चाहता है और न देना चाहता है तो भी उसे स्पष्ट शब्दों में इस आशय का अपना फैसला अंतरणकर्ता को बता देना चाहिए कि स्पष्ट निर्वाचन का कोई व्यवस्थित रूप नहीं होता है, परंतु जिस रूप में भी हो हितग्राही का फैसला दुविधा रहित ढंग से बताया जाना होगा। दूसरा है विवक्षित निर्वाचन। विवक्षित चुनाव उस स्थिति में होता है जबकि चुनाव के लिए अधिकृत व्यक्ति बिना कुछ कहे चुपचाप उस खड़े मकान में शिफ्ट कर ले और अपना मकान उस तीसरे व्यक्ति को बुला कर दे दे जिसे वह अंतरण द्वारा दिया गया है। इसको 3 स्थिति में, ऐसी विवक्षित निर्वाचन जो 3 स्थिति में होता है, लाभ की स्वीकृति, 2 वर्ष का उपभोग किया गया हो और प्रदत्त जो लाभ है उसकी मूल स्थिति में प्रत्यावर्तन असंभव हो गया हो। ठीक है, जैसे अ जो है वो ब की स्टेट स को दी तथा ब को उसके एवज में कोयले की खान सौंप देता है। व को निर्वाचन करना था, ब चुप रहा, उसे अ या स को अपना कोई भी निर्णय नहीं बताया, परंतु उसने कोयले की खान लेकर उसकी खुदाई प्रारंभ कर दी। सारा कोयला जो है वो निकाल लिया गया। यह आचरण विलेख के पक्ष में निर्वाचन था या नहीं था, प्रस्तुत सिद्धांत के अनुसार निर्वाचन पक्ष में ही माना जाएगा, क्योंकि खान को पूर्व स्थिति में वापस करना असंभव कर दिया गया था।
आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, निर्वाचन का सिद्धांत, सेक्शन 35। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला जो भी वीडियो हो वो आप तक आसानी से अपडेट हो सके, नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। सारे प्लेलिस्ट मैं डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।